हेलो। आज के इस क्लास में मैं आपको समाज के बारे में बताऊंगा। समाज क्या है, इसकी अर्थ क्या है और समाज शास्त्र में इस अवधारणा को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, वो इस क्लास में स्पष्ट करेंगे। बोलचाल की भाषा में साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज, पुरुष समाज इत्यादि। यह समाज शब्द का साधारण अर्थ है, जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में और किसी ने समिति के रूप में तो किसी ने संस्था के रूप में किया है। इसी वजह से समाज के कई के अर्थ के संबंध में निश्चितता का अभाव पाया जाता है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। यहाँ व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं माना गया है। जहाँ तक समाज को परिभाषित करने की बात है, तो मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। आपने संबंधों की सदैव परिवर्तित होते रहने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना है। इस प्रकार समाज शास्त्र में सामाजिक संबंध केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है, तो उसे समाज कहते हैं। पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हुए हों, चाहे ये यथार्थ हों या प्रतीकात्मक। पार्सन्स की परिभाषा में क्रिया को विशेष महत्व दिया जाता है और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में किए गए कार्य को ही क्रिया कहा गया है। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबद्ध हैं। इस परिभाषा में समाज के लिए सहयोगी संबंधों को आवश्यक माना गया है, जो व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। इस परिभाषा में के अनुसार व्यक्तियों के बीच पनपने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को समाज माना गया है, जो कि अमूर्त है। अब हम समाज की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों तथा विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर और पेज ने समाज के निम्नांकित महत्वपूर्ण आधारों या तत्वों पर प्रकाश डाला है। इनमें सर्वप्रथम रीतियां हैं। रीतियां या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार हैं। ये समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती हैं।
समाज में व्यवस्था बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाती हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक रीतियां पाई जाती हैं, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि से संबंधित रीतियां। ये रीतियां व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करती हैं। इसके विपरीत आचरण या व्यवहार करने पर व्यक्ति को अन्य लोगों की आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण आधार है कार्य प्रणालियां। कार्य प्रणालियों को भी समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। बेकाइवर पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को ही संस्थाओं के नाम से पुकारा है। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं सामान्यतः इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप ही होती हैं, इन्हीं से नियंत्रित होती हैं। प्रत्येक समाज की अपनी विशेष कार्य प्रणालियां होती हैं जो अन्य समाजों की कार्य प्रणालियों से भिन्न होती हैं। उदाहरणार्थ, हिंदुओं की विवाह से संबंधित कार्य प्रणाली मुसलमानों या ईसाइयों की विवाह संबंधी कार्य प्रणाली से भिन्न होती है। तीसरा महत्वपूर्ण आधार है अधिकार। अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी जाना जाता है। यह भी समाज का एक प्रमुख आधार है। कोई भी समाज ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा जिसमें प्रभुत्व एवं अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते हों। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार, शक्ति या सत्ता का होना आवश्यक है। इसके अभाव में व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं है। परिवार में यह अधिकार या शक्ति कर्ता के पास, जाति में पंच के पास, गांव में मुखिया के पास, पटेल या प्रधान के पास तथा राज्य में राजा के पास केंद्रित रही है। स्कूल, कॉलेज, आर्थिक संगठन, धार्मिक संघ आदि में किसी न किसी व्यक्ति में यह अधिकार या सत्ता सदैव ही मौजूद रही है। चौथा है पारस्परिक सहायता। यह समाज का एक महत्वपूर्ण आधार है। जब कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते, तब तक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। सहयोगपूर्ण संबंधों के अभाव में तो एक छोटा से छोटा समूह, यहाँ तक कि परिवार तक भी अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। जिस समाज में पारस्परिक सहयोग की मात्रा जितनी अधिक होगी, वह उतनी ही अधिक मात्रा में प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। पांचवा है समूह एवं विभाग। समाज अनेक समूहों एवं विभागों या उप समूहों से मिलकर बना होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन आदि पाए जाते हैं जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेज आदि अनेक समूह एवं विभाग ही हैं जिनसे समाज बनता है और जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देते हैं। छठा है मानव व्यवहार का नियंत्रण। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं, जैसे धन, वैभव, सम्मान, यश, शक्ति आदि से संबंधित आवश्यकताएं एवं इच्छाएं। यदि व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया जाए और व्यक्ति को उन्हें मनमाने ढंग से पूरा करने की छूट दे दी जाए, तो समाज में व्यवस्था का बना रहना संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में व्यक्ति स्वच्छंद या मनमाने तरीके से व्यवहार करने लगेंगे तथा आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समाज विघटित होने लगेगा।
अतः मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना आवश्यक है। इन साधनों को काम में लिए बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। और सातवां आधार है स्वतंत्रता। समाज के एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। समाज में स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से है। जहाँ समाज में व्यक्ति के व्यवहार को औपचारिक और अनौपचारिक साधनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वहाँ उसे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान करना भी आवश्यक है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर समाज की प्रगति में योग दे सकता है। बहुत अधिक नियंत्रण व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसकी विवेक और चिंतन शक्ति को कुंठित कर देते हैं। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जहाँ स्वतंत्रता व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य करने की सुअवसर देती है, वहाँ साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह दूसरों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर दे, उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। इस प्रकार मैकाइवर और पेज ने इन 7 महत्वपूर्ण आधारों का जिक्र किया है। मैकाइवर और पेज की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और इसके 7 आधार हैं, परंतु साथ ही समाज के निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण आधार हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, व्यक्तियों की बहुलता। समाज विभिन्न व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से बनता है। यद्यपि समाज व्यक्तियों का समूह तो नहीं, परंतु यह भी सत्य है कि व्यक्तियों के अभाव में सामाजिक संबंधों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः समाज के लिए प्रथम आवश्यक शर्त के रूप में काफी मात्रा में व्यक्तियों का होना आवश्यक है ताकि सामाजिक संबंध निर्मित हो सकें। दूसरा महत्वपूर्ण आधार है सामाजिक संबंध। व्यक्तियों के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों के संगठित रूप को ही समाज माना गया है। सामाजिक संबंध ही समाज का प्रमुख आधार है। इन संबंधों के अभाव में व्यक्तियों के किसी भीड़ या झुंड मात्र को समाज नहीं कहा जा सकता। और तीसरा महत्वपूर्ण आधार है सामाजिक अंतःक्रिया। केवल व्यक्तियों के होने और उसमें सामाजिक संबंधों के पनपने मात्र से समाज का निर्माण नहीं हो जाता। यहाँ उन व्यक्तियों में सामाजिक अंतःक्रिया का होना भी आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें न केवल एक दूसरे की जानकारी होनी चाहिए, अपितु उनमें पारस्परिक जागरूकता भी होनी चाहिए और उनके द्वारा एक दूसरे को प्रभावित भी किया जाना चाहिए। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि समाज को चाहे व्यक्तियों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जाए जिसमें मनुष्य संपूर्ण सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें, या सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया जाए, उसका अपना जीवन का एक तरीका होता है जिसे संस्कृति कहते हैं। एली चिनॉय ने बताया है कि इस दृष्टि से समाज को उसकी प्रमुख संस्थाओं, पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समाज की विभिन्न परिभाषाओं पर गहराई से विचार करने पर हम पाते हैं कि सभी समाजशास्त्री समाज के लिए सामाजिक संबंधों को आवश्यक मानते हैं और वे ऐसे संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। इस प्रकार इस व्याख्यान में आपने बहुत हद तक यह समझ लिया होगा कि समाज क्या है, इसे किस रूप में परिभाषित किया गया है और इसके महत्वपूर्ण आधार क्या हैं। धन्यवाद। थैंक यू।